गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी और बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। और बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में आज की इस कक्षा में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसको भारत में प्रादेशिक असमानता के नाम से जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे भारत में प्रादेशिक असमानता। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से प्रश्न हमेशा एक निबंधात्मक प्रश्न ज़रूर बनता है, नहीं तो एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है। भारत में प्रादेशिक असमानताओं का अध्ययन आज की इस कक्षा में करेंगे हम। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रादेशिक असमानताएं भारत में पाई जाती है। असमानता आप सभी को मालूम है, भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। अब जो वो विभिन्नताएं पाई जाती है, उन्हीं विभिन्नताओं का हम अध्ययन करेंगे आज की इस कक्षा में कि भारत में कौन कौन सी विभिन्नताएं कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उसी को असमानताएं कहते हैं। जैसे हम सभी को मालूम है, इसको हम भारत मान लेते हैं, समझना है एक मिनट के लिए। इसको अगर हम भारत मान लें तो भारत में एक तरफ देखते हैं कि हिमालय पर्वत है, दूसरी तरफ देखते हैं पठारी भूमि है, तीसरी तरफ देखते हैं मरुस्थल है, यहाँ देखते हैं हम मैदानी प्रदेश है। तो इस तरीके से भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है वो भी असमानता में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ देखते हैं पहाड़ी भाषा बोली जाती है पर्वतीय प्रदेशों में, यहाँ देखते हैं मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, यहाँ देखते हैं स्थानीय भाषाएं बोली जाती है, तमिल, कन्नड़, मलयालम, अलग अलग प्रकार की भाषाएं। यहाँ हिंदी, उर्दू ये बोली जाती है, यहाँ पंजाबी भाषा बोली जाती है। इस तरीके से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यहाँ के रहन सहन अलग है, यहाँ के रहन सहन अलग है, यहाँ के लोग जो है भाजी पाला ज़्यादा खाते हैं। गेहूँ की कृषि होती है, यहाँ पर गेहूँ खाने वाले ज़्यादा लोग हैं इस एरिया में। यहाँ पे चावल खाने वाले ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे भी चावल खाने वाले ज़्यादा लोग हैं। पूरा दक्षिण भारत चावल खाता है, मछलियों के ऊपर निर्भर। इस तरीके से भारत में देखा जाए तो पूरे संपूर्ण भारत में विविध प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उन विभिन्नताओं का, उन असमानताओं का आज की इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में प्रादेशिक असमानता वाले। देखिए, भारत में प्रादेशिक असमानता आज हम पढ़ेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि लिखा हमारा है यहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो इसी का हम अध्ययन करेंगे आज की इस कक्षा में। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं भारत में जो विभिन्नताएं होती है वो कैसी कैसी होती है। देखिए, भारत में विभिन्नताएं जलवायु आधार पर पाई जाती है। कहीं पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पर नहीं होती। मिट्टी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, उच्चावच अलग अलग प्रकार का ही सारी असमानताएं भारत में पाई जाती है। उन्हीं का आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, भारत जो है दक्षिण में 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर के उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक मौजूद है। ये तो आप सभी को मालूम है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये कितना से कितना है? 37 डिग्री 6 से 8 डिग्री 4 या 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 कुछ भी कर सकते हैं, अक्षांश तक है। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये कहाँ से है? पश्चिम से लेकर के पूर्व तक भारत का ये विस्तार है। और ये जो विस्तार है 37 से लेकर के और 8 तक, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, ये भारत का क्या है भाई? अक्षांशीय विस्तार है। अच्छा, भारत की अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि ये वाली भारत की लंबाई जो चौड़ाई है जिसको कहते हैं, ये है 2933 किलोमीटर। ये भी आप सभी जानते हैं। ये हमने जब भारत के प्राकृतिक प्रदेश पढ़े थे, भारत का परिचय पढ़ा था हमने, तब इसको अच्छी तरीके से हमने समझ लिया था। इसके बाद देखते हैं कि भारत जो है उसकी स्थलीय सीमा कितनी है। भारत की कुल सीमा स्थलीय 15,200 किलोमीटर है, जबकि जलीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर। ये भी हम जानते हैं। और क्षेत्रफल भी जानते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, यहाँ पर आपको किलोमीटर लिखना है, यहाँ पर आपको किलोमीटर स्क्वायर लिखना है। ठीक है, या वर्ग किलोमीटर लिखना है, एक ही बात है। इतनी बात हम कर ली। फिर इसके बाद देखते हैं कि भारत में जो है, अगर कुल सीमा भारत की पूछ ली जाए तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, 7,516
और 15,200 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 15 और 7 हो जाते हैं 22,716 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों को ऐड कर दे, भारत की कुल सीमा हो जाएगी ये जो चारों तरफ भारत के है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम भारत में और क्या समानताएं हैं। देखिए, ये तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। इसके बाद भारत के उत्तर में विशाल पर्वतमाला है, दक्षिण में महाद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देश की विशालता और विस्तृत भूभागों के कारण भारत के प्राकृतिक प्रदेशों में भी क्या पाई जाती है, असमानताएं पाई जाती है। जाहिर सी बात है, पानी चाहिए। भारत की जलवायु, मिट्टी, वर्षा, उच्चावच, आर्थिक विकास के साथ साथ भाषा, धर्म आदि कई प्रकार की असमानताएं भी भारत में पाई जाती है, जिनका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से इसमें करने जाएंगे। ठीक है, भारत में जो असमानताएं पाई जाती है वो निम्न प्रकार की पाई जाती है। देखिए, जलवायु संबंधी पाएगी, मिट्टी संबंधी पाई जाएगी, वर्षा संबंधी पाई जाएगी, उच्चावच यानी कि कहाँ से ऊंचा है, कहाँ से नीचा, ये सारी असमानताएं भारत में पाई जाती है। इन असमानताओं का हम अध्ययन करेंगे आज की इस कक्षा में, एक एक दो बिंदु का हम अध्ययन करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं भूवैज्ञानिक असमानताएं। भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास हमने पढ़ा था, मालूम होगा आपको, भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या देखा था हमने, उसी चीज़ को हम यहाँ भी देखेंगे। भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास में देखा था हमने, चट्टानें बहुत सारी प्रकार की होती है, कहीं धारवाड़ क्रम की पाई जाती है, कहीं गोंडवाना क्रम की, तो कहीं कुड़प्पा क्रम की, तो कहीं टर्शियरी क्रम की। इस प्रकार की चट्टानें भारत के अंतर्गत पाई जाती है। उन्हीं चट्टानों के संदर्भ में भारत की भूवैज्ञानिक असमानता को समझा जाता है। तो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनेक विषमताएं भारत में पाई जाती है। देश का प्रायद्वीपीय विश्व की प्राचीनतम प्रायद्वीपीय नहीं है, आ गए प्रायद्वीप, देश का प्रायद्वीप जो है, प्रायद्वीपीय भाग, वो प्राचीनतम कठोर चट्टानों से बना हुआ है, जिसमें अपार बहुमूल्य खनिज संसाधन मौजूद है। जबकि उत्तर और उत्तर पूर्व में नवीन हिमालय का विस्तार है। देश में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें तक पाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कहीं पर कुड़प्पा क्रम की शैलें ये भी लिख सकते हैं आप इसमें, कहीं पर कुड़प्पा क्रम की शैलें पाई जाती है, तो कहीं धारवाड़ क्रम की पाई जाती है, तो कहीं गोंडवाना क्रम की पाई जाती है, तो कहीं टर्शियरी क्रम की पाई जाती है। प्राचीनतम चट्टानों में कुड़प्पा सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं, अरावली की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। टर्शियरी काल जो नूतन काल है, नवीन काल है, उसकी चट्टानें भी भारत में पाई जाती है, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको कुल मिलाकर के असमानताएं गिनानी है भारत के अंतर्गत। जो जो असमानताएं पाई जाती है, डिफरेंटिविटी पाई जाती है, उस डिफरेंस को हमको लिखना है, उस असमानता को हमको इसके अंतर्गत दर्शाना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भू आकृति संबंधी असमानताएं कैसी कैसी पाई जाती है भारत में। देखिए, भू आकृतिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है, भू आकृतिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग है वो भी देख लेते हैं हम। देखिए, आप सभी जानते हो इसके बारे में, 4 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है भारत को। वो चारों भाग यहाँ है। देखिए, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, आप सभी खूब जानते हैं इसके बारे में। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में उत्तर का विशाल मैदान हमने पढ़ लिया है, प्रायद्वीपीय पठार हमने पढ़ा है, मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा है। तो इन 4 भागों में भारत वो बांटा गया है मुख्यतः। ये चारों भाग है, वो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, मरुस्थलीय प्रदेश है। इस 4 भागों में भारत को मुख्यतः बांटा गया है। तो ये सभी जो भाग है, इनमें भूआकृति प्रदेशों में भी असमानताएं पाई जाती है। देखिए, ये तो पर्वत है, ठीक है, ये मैदानी प्रदेश है, ये पठारी प्रदेश है, ये मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये 4 प्रकार के भूआकृतिक प्रदेश भारत में पाए जाते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मसला बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, इन सभी भूआकृतिक प्रदेशों में भी असमानताएं पाई जाती है। एक और हिमालय प्रदेश में जहाँ गगनचुंबी पेटियाँ इमारतें पाई जाती है, तो दूसरी ओर प्रायद्वीपीय पठारों में जो है क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। और वृहद मैदानों में क्या पाए जाते हैं, बहुत लहलहाते खेत पाए जाते हैं, मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बांगर मिट्टी पाई जाती है, खादर मिट्टी पाई जाती है, तमाम तरीके की मिट्टी इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो इस प्रकार से भारत में ये असमानताएं पाई जाती है, जो भू आकृति संबंधी असमानता है भारत के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जलवायु संबंधी असमानताएं क्या क्या है। भारत की जलवायु आप सभी को मालूम है कैसी है, उस जलवायु संबंधी असमानताओं को देख लेते हैं भारत की।
भारत की जलवायु संबंधी असमानताएं में क्या क्या है, उन सभी चीज़ों को हम इस कक्षा के अंतर्गत अध्ययन कर लेंगे। देखिए, जलवायु की अगर बात करें तो अगर जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। मैंने आपको कई बार बतलाया है। देखिए, ये ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब के अंतर्गत ये हमारी कौन सी रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री इसको बोलते हैं। इसके ऊपर ये होगी हमारी कर्क रेखा और ये होगी हमारी मकर रेखा। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश। इस पूरे क्षेत्र को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको, उष्ण कटिबंध। और इसके बाद 23.5 डिग्री ये वाली जो रेखा है, इससे 66.5 डिग्री इस वाली रेखा तक, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरीके से नीचे भी दक्षिणी अक्षांश में शीतोष्ण कटिबंध है। और यहाँ पर जो ये प्रदेश पाया जाता है, यानी कि 66.5 से उत्तर में 90 डिग्री तक, 66.5 से दक्षिण में 90 डिग्री तक, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको किस नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाता है शीत कटिबंध के नाम से, ठीक है। तो ये उष्ण, शीतोष्ण, शीत। तो भारत कहाँ पाया जाता है, भारत पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंध में, इस कटिबंध में पाया जाता है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध में भी पाया जाता है और उष्ण कटिबंध में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझना है इसको भी। देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा भारत, ठीक है, ये क्या है, हमारा भारत। अब इस भारत के अंतर्गत यहाँ से बीचों बीच में से कौन सी रेखा निकलती है, यहाँ से निकलती है हमारी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री के ऊपर ये तो शीतोष्ण हो गया, और ये क्या हो गया, उष्ण कटिबंध हो गया। शीतोष्ण हो गया, ये उष्ण कटिबंध हो गया। चलिए, इसके बाद देखते हैं क्या इसमें है, क्या ख़ास है इसमें बात। अब जलवायु दृष्टि से अगर देखा जाए तो कर्क रेखा के उत्तर वाला जो भाग है उसको शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा के दक्षिण वाले भाग को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतनी बातें तो हम जानते हैं सभी, इतनी बातें तो क्या है, हम सभी जानते हैं। फिर भी भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। उत्तर में जो है, उत्तर में हिमालय पर्वत की जलवायु है और ऋतुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो आपको मालूम है, हिमालय पर्वत जो है भारत की ऋतु के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सर्दियों में आना वाला जो शीत लहर जिसको बोलते हैं, उस शीत लहर से ये क्या करता है, भारत की रक्षा करता है। इधर से जो शीत लहर आती है उनसे भारत की रक्षा करता है, क्योंकि ये बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। इसके बाद देखते हैं, देश में एक और उत्तरी पूर्वी राज्यों में चेरापूंजी, जानते हो आप, चेरापूंजी वर्तमान में मासिनराम, यह विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश का प्राप्त करने वाला स्थान है। 1400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, एक साल में 1400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। वहीं दूसरी ओर एक मरुस्थलीय प्रदेश है जहां साल भर में 140 सेंटीमीटर बारिश, 14 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है। तो इस कितना डिफरेंस देखिए, और जो तो एक ही अक्षांश में मौजूद है दोनों। देखिए, अगर बात करें अक्षांश की स्थिति की अगर, तो ये मरुस्थलीय प्रदेश है और यहाँ पर ये चेरापूंजी यहाँ पर, तो देखा जाए तो दोनों एक ही अक्षांश में है, लेकिन ये विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है और ये विश्व का भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला। एक ही अक्षांश में होने के बावजूद दोनों बहुत डिफरेंट पाए जाते हैं। इसी को असमानता के नाम से जाना जाता है, इसी को असमानता, यही हम पढ़ने का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और तापमान की अगर बात कर ले जलवायु संबंधित, एक और जहाँ पश्चिमी मरुस्थल में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो वहीं शीत ऋतु में द्रास कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में, यहाँ का तापमान -45 तक पहुँच जाता है। तो ये इतनी डिफरेंट भारत में पाई जाती है। तो इसको भारत की असमानताओं के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।